वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए, बीपीएससी यूपीपीसीएस हाल में होने वाला एग्ज़ाम है, उसी को ध्यान में रखकर 1 ईयर का करंट अफेयर्स चलाया जा रहा है। साथ में वनडे एग्ज़ाम बहुत होते हैं भारत में, तो उसी को ध्यान में रख के 1 ईयर का करंट अफेयर्स सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोग अप्रैल से जून तक का आज करंट अफेयर्स 1 से लेके 10 क्वेश्चन तक हम लोग रिवाइज करेंगे। जो महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम हॉल तक आप लोग को कैरी कर सकता है, वो प्रश्नों पे ही केवल चर्चा की जाएगी। महत्वपूर्ण जो वीवीआई प्रश्न हैं उसी पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले जनवरी से मार्च तक 50 प्रश्नों का चर्चा हो चुका है। आज हम लोग बात करेंगे अप्रैल से जून के सीरीज में 1 से लेकर 10 प्रश्नों तक। और नेक्स्ट इस हफ्ते तक एंड तक, इस हफ्ते के एंड जो होगा, जो नेक्स्ट संडे होगा, वो वहाँ तक जनवरी जून 2022 तक के सारे अपडेट आप लोगों को कर दिए जाएंगे करंट सीरीज, और एक साथ सभी कंबाइंड एक साथ करके आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा। और प्रयास रहेगा कि उन सभी प्रश्नों को शामिल किया जाए जो एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन कैरी करे, करंट कैरी करे, और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आप लोगों को एग्ज़ाम में उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिल जाए। तो चलिए हम लोग इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और अभी जो चैनल पर जस्ट हमारे नए जुड़े हैं, तो सबसे पहले चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि बहुत सी चीज़ें आप लोग देखने को मिले यहाँ पर। युक्ति आईएएस बहुत सा प्रयास आप लोग के लिए कर रहा है। देखिए, आप लोग के लिए एमसीक्यूज के नाम से एक सीरीज चलाया जा रहा है। क्यूज के नाम से एक सीरीज चलाया जा रहा है, तो आप लोग जाके देखिए, ये बिल्कुल फ्री है। सब्जेक्टिव पार्ट है और एक करेंट का भी पार्ट चलाया जा रहा है। 2 सीरीज आप लोग के लिए नाम से होगा। वेबसाइट, ऐप और वेबसाइट दोनों पर अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री है। और आज से 67 बीपीएससी का जो टेस्ट है, 7 से लेकर नेक्स्ट जो 13 तक होगा, वो बिल्कुल फ्री रहेगा सभी स्टूडेंट के लिए। तो आप लोग जुड़िए, इसको दीजिए। इससे आप लोगों का जो लास्ट आवर में जो चीज़ें तैयारी करने की होती है एक्टिव मोड में, तो आप लोग जाके वहाँ दे सकते हैं, और अपने जितने मित्र हैं सभी को इससे संबंधित सूचना दीजिए। और एमसीक्यू जो क्विज सीरीज चल रहा है, वो बहुत ही स्टैंडर्ड, उसमें प्रश्न आप लोग से पूछा गया है, जिसमें आप लोग को एग्ज़ाम हॉल तक वो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। जाके आप आज ही और अभी ही देखिएगा, जब वीडियो समाप्त हो जाएगा उसके बाद जाके ज़रूर वेबसाइट और ऐप डाउनलोड करके आप जाके देख सकते हैं क्विज का स्टैंडर्ड क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन किस रूप से है। युक्ति क्वालिटी के साथ कभी समझौता नहीं करेगा, और ना करे किसी भी हालत में यह ऐसा मेरे द्वारा मान्य होगा, हमारी टीम के द्वारा। एग्ज़ाम तक आप लोग को वो प्रश्न देगा युक्ति जो आप लोग को लगेगा नहीं ये प्रश्न एग्ज़ाम तक आ सकता है। एग्ज़ाम में वो प्रश्न देखिए, उत्तराखंड पीसीएस में देखिएगा, इसके संबंध में आप लोग को प्रूफ भी हो चुका है। युक्ति उन प्रश्नों पर जब 150 में से 114 प्रश्न आ सकता है, तो उसी प्रश्नों को हम लोग ध्यान में रख के ये करंट अफेयर सीरीज भी चला रहे हैं। विश्वास मानिए, इन सब चीज़ों को करिएगा तो आप लोग का पीटी कम से कम तो एकदम नहीं रुकने वाला, पीटी एकदम क्लियर होगा। चीज़ें, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और विजिट कीजिए www.yuktiais.in। और ये टेलीग्राम पर मेगा क्विज चल रहा है, कमलेश सर के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है, तो आप उसे विजिट करके वहाँ पर फ्री में आप लोग 10,000 प्रश्नों का आप लोग जो क्विज, मेगा क्विज के नाम से चलाया जा रहा है टेलीग्राम पर, उसमें शामिल हो सकता है। इसमें वीवीआई प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, वीवीआई प्रश्नों को शामिल किया जाता है। युक्ति पर कोई अनर्गल प्रश्नों को नहीं, जो खाना पूर्ति जिसे कहते हैं, केवल हमें एक ड्यूटी है उस रूप से नहीं करना है। हम लोग उन्हीं प्रश्नों को, भले हम लोग एक दिन डिले करके चीज़ों को करेंगे, पर वही उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंट प्रश्न हो। तो आप जाके विजिट करके देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए रहते हैं, आप लोग विजिट करके आप जाके देख सकते हैं। यूट्यूब का जो वीडियो जब अपलोड होता है, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उसमें आप लोग जाके सारे लिंक को देख सकते हैं, और आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए, क्या मुझे एक्सपीरियंस है, क्या मैं होल्ड कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, जो इस आधार पर आप लोगों के सामने मैं हूँ। तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन से। साथ ही 6 ईयर का एक्सपीरियंस है मुझे ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस दोनों जगह। साथ में अपियर हुआ है 3 टाइम मैं इंटरव्यू फेस कर चुका हूँ। साथ में ऑप्शनल पेपर में जब आप लोगों से लूँगा मेंस में, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिंदी में ही मेरे द्वारा लिया जाएगा, इंग्लिश में और भी फैकल्टी हैं। साथ में जीएस का पेपर जो होगा, उसमें हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, आईआर का, इंटरनेशनल रिलेशनशिप और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को मेरे द्वारा ही
ऑर्गेनाइज कराई जाएगी और मेरे द्वारा ही गाइडलाइंस में आप लोगों को चीज़ों को अपडेट किया जाएगा। साथ में मुझे 10,000 प्रश्नों का यूपीएससी और पीसीएस स्तर पर क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन क्रिएट करने का एक्सपीरियंस है, जो एग्ज़ाम हॉल तक कैरी करता है। तो इन सब चीज़ों के साथ मैं आप लोग के सामने हूँ। तो देखिए युक्ति एज से कैसे आप लोग जुड़ सकते हैं। युक्ति एज जुड़ने का बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, या तो इस बार कोड को स्कैन कर लीजिए आप लोग अपने गूगल स्कैनर से, तो डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। कोई झंझट नहीं, कोई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं जाना, इस बार कोड को स्कैन कीजिए और डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। एक सिंपल आप लोगों को ये ऑप्शन है। दूसरा है प्ले स्टोर से आप लोग ऐप डाउनलोड कीजिए। बहुत से लोग ऐप डाउनलोड कर चुके हैं। अभी तक हम लोग 500 से अधिक लोगों ने ऐप डाउनलोड किया है। ये 2 से 3 महीने का ये वर्क है। तो आप लोग ज़रूर जुड़िए और भी लोग जुड़िए इससे, ताकि बहुत सी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगा। या तो वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.uktiis.in। जैसे ही यूक्तिआइस प्लेटफॉर्म पर आप आते हैं तो आपको यहाँ पर टेस्ट अवेलेबल होगा हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। यूपीएससी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी बीपीएससी सारे स्टेट पीसीएस पीटी प्लस मेंस ओरिएंट चीज़ें अपडेट होते जा रहा है और भी हम लोग बेहतर तरीके से आगे आ रहे हैं। साथ ही ऑल गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यहाँ पे देखिए जितने भी स्टेट और सेंट्रल के एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपी, बिहार, एसआई, एफसीआई, डीआरडीओ, आईबीएस, एयरफोर्स और भी एग्ज़ाम है, बहुत से एग्ज़ाम है। तो आप लोग जाके देखिए, आप लोग को समझ में आएगा किस रूप से हम लोग आगे हैं। आप लोग को सारा, और ये जो होगा हिंदी इंग्लिश एस्पिरेंट दोनों के लिए, मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए होगा। तो आप लोग जुड़िए। यहाँ पर आपको 399 में 2000 टेस्ट आप लोगों को मिल रहा है। ऑल गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम में एसएससी बूस्टर वाले पार्ट में आप लोगों को 199 में 500 टेस्ट अवेलेबल है। साथ ही बैंकिंग वाले में भी 199 में 500 टेस्ट अवेलेबल है। रेलवे बूस्टर में 199 में 500 टेस्ट अवेलेबल है। देखिए बहुत ही इजी फॉर्मेट पर आप लोग को दिया गया है। यहाँ समझिए आप लोग को 21 रुपये से लेकर 21 रुपये से लेकर आप लोगों को 1500 में ही केवल टेस्ट देना है। हाईएस्ट आप लोग को टेस्ट रखा गया यूपीएससी का 1500, पीटी का, केवल पीटी की बात हो रही है, बाकी मेंस की अलग अलग फॉर्मेट है। तो चलिए, और हमारा टैगलाइन है अभी नहीं तो कभी नहीं, अपना मोबाइल अपना कोचिंग। तो आप लोग जुड़ सकते हैं। देखिए यूपीएससी का टेस्ट सीरीज चल रहा है, आप लोग इसे ज़रूर देखिए। 1500 के मात्र आप लोगों को फी के साथ 51 टेस्ट लिया जा रहा है और सभी ये रनिंग फेज में है। तो आप लोग देख सकते हैं, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों एस्पिरेंट के लिए। इसी तरह यूपीपीसीएस का भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ये भी रनिंग फेज में है। आप लोगों को 299 में आप लोगों को 21 टेस्ट दिया जा रहा है और ये दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों एस्पिरेंट के लिए। तो जो भी संबंधित क्वेरी हो, दिए गए नंबर से कॉन्टेक्ट कर लीजिए और हमसे जुड़ सकते हैं। देखिए 67 अब आप लोगों के लिए अवेलेबल हो चुका है फ्री में, तो आप लोग ज़रूर जाके विज़िट कीजिए। 199 का जो फ़ी था वो टेस्ट, जो फुल टेस्ट है आप लोगों को, फुल टेस्ट 7 से लेकर 13 तक वो फ्री हो गया सभी स्टूडेंट के लिए। और उससे पहले अगर देना चाहिएगा तो परचेज करना होगा। और चीज़ें देखिए, आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए, एस्पिरेंट के लिए है, तो आप लोग ज़रूर जाके जुड़ सकते हैं। देखिए लूसेंट बूस्टर सीरीज चल रहा है। तो यस, जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो भी आप स्टूडेंट हैं जिसमें आप लोगों को जीएस का पार्ट पूछा जाता है, जीके का पार्ट पूछा जाता है और लूसेंट महत्वपूर्ण भूमिका में देखने को मिलता है। इसी को ध्यान में रख के हिंदी और इंग्लिश दोनों एस्पिरेंट, दोनों मीडियम के एस्पिरेंट के लिए 600 से अधिक क्वेश्चन का एक सीरीज लाया गया, जिसमें आप लोग एक टेस्ट दे सकते हैं ऐप और वेबसाइट पर। साथ ही साथ PDF प्राप्त होगा हिंदी इंग्लिश दोनों एस्पिरेंट वाले को अलग अलग अपने फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट के वो हैं। साथ ही आप लोग को वीडियो एनालिसिस कराया जाता है। तो 19 केवल इसका मात्र फी रखा गया 199। तो समझ सकते हैं इससे बाहर कोई जीएस का प्रश्न नहीं होगा। आप उत्तराखंड पीसीएस का आप लोग जाके जीएस का पार्ट का क्वेश्चन देखिए, इसी सीरीज से बहुत मिल गया है। तो आप लोग ध्यान में रखिए, इन सब चीज़ों के साथ आगे बढ़ते रहिए। चलिए आज हम लोग बात करेंगे अप्रैल से जून 2021 के समसामयिकी पर, करंट अफेयर्स पर, जो महत्वपूर्ण 10 प्रश्न हैं आज के सीरीज में। तो फटाफट हम लोग रिवाइज कर लेंगे। और पहला प्रश्न है क्या है, आप लोग आंसर दे सकते हैं। इसका पहला प्रश्न है, एक सेकेंड में थोड़ा सा पेन सेलेक्ट कर लूँ। चलिए, महाराष्ट्र सरकार ने पश्चिमी घाट में स्थित किसे जैव विविधता विरासत घोषित किया है। तो ध्यान रखिए, जैव विविधता से संबंधित प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पीसीएस के लेवल में देखने को मिलता है। तो ध्यान में रखिए, इन सब प्रश्नों जब भी आएगा, ये वनडे एग्जाम रहे या पीसीएस या यूपीएससी रहे, तो इससे प्रश्न देखने को मिलता है। तो जैव विविधता विरासत क्या होता है, इसमें कौन से अम्बोली है, अकोला है, भद्र
चंद्रपुर है, भंडारा उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। हालांकि यह बीपीएससी के फॉर्मेट पर भी बनाया गया है, तो ये ऐसा नहीं कि केवल ऑल जो दे रहे हैं एग्ज़ाम, ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट हो या यूपी पीसीएस के, वो करेंट नहीं देख सकते। इसलिए बीपीएससी के फॉर्मेट बना दिया जाता है कि बीपीएससी वाला जो ई ऑप्शन है वो आप लोग को और भी सिक्योर कर दे एग्ज़ाम जो क्वेश्चन है उस पर डिपेंड हो, क्योंकि 100% जब तक श्योर नहीं रहते हैं आप आंसर नहीं दे सकते 100% कॉन्फिडेंस के साथ। और भी एग्जाम पीसीएस में अगर नहीं आ रहा है तो इन 4 ही में से कोई एक उत्तर होगा, ये आप लोगों को गारंटी होता है। पर ऑप्शन ई ये बताता है कि आप क्या इस संदर्भ में 100% श्योर हैं, तो ही आप आंसर ए बी सी डी दे सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन ई बहुत ही खतरनाक स्थिति को उत्पन्न कर देता है। इसलिए मैं इसी पर फॉर्मेट पर तैयारी करवाने आप लोगों को बल देता हूँ कि आप अगर इस फॉर्मेट पर 100% तैयारी कर लेते हैं तो जो गलती या गलत होने के प्रश्न जो होती संख्या वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो प्रश्न नहीं आएगा उस पर आप लोग तुक्का मारने वाले जो यूपी बिहार के लोग हैं वो बंद कर देंगे, 100% चीज़ों को पढ़ने पर बल देंगे। तो चलिए पहला प्रश्न का आंसर क्या होगा, यह अम्बोली होगा। अम्बोली आप लोग को याद रखना है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। एक्सप्लेनेशन के तौर पर है, एग्जाम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन बस कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सिंधु दुर्ग जिले में पश्चिमी घाटों में अम्बोली क्षेत्र में जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। याद रखिएगा महाराष्ट्र सरकार, ना कि भारत सरकार, ना तो यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। यह पहला स्टेज होता है विश्व विरासत सूची में शामिल होने का। तो भारत सरकार इसके बाद प्रमोट करेगी, जिसे यूनेस्को इसे अगर उसे लगेगा विश्व विरासत जैव विविधता विश्व विरासत है तो उसे घोषित कर सकता है। तो पहला तो होता है राज्य सरकार उसे पहले घोषित करे, उसके बाद भारत सरकार, तब यूनेस्को। तो पहला स्टेज पर यह है। तो विश्व विरासत घोषित किया सिंधु दुर्ग जिला में पश्चिमी घाट। याद रखिएगा पश्चिमी घाट ये है, यहाँ से लेकर आपको महाराष्ट्र लेकर कर्नाटका केरल के लास्ट बॉर्डर तक है यह पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट आपको उड़ीसा के तट से लेकर आपको यहाँ पर केरल के लास्ट बॉर्डर तक, तमिलनाडु के लास्ट बॉर्डर तक है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो इससे परिवर्तित करने के लिए अधिसूचना क्या हुआ, जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत जारी किया जाता। तो यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, किसी भी सरकार द्वारा जैव विविधता विरासत घोषित करने के लिए कौन से नियम का पालन किया जाता है या किस नियम के तहत उसे विश्व विरासत घोषित कर सकता है। तो जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत। पश्चिमी घाट अम्बोली में याद रखिएगा महादेव मंदिर के एक तालाब है में सिटूरा हिरण्यकेशी नाम के एक दुर्लभ मीठे पानी यानी फ्रेश वाटर की एक मछली होती है। पहली बार मिलने के बाद यह अधिसूचना जारी की गई। यह लाल कलर की मछली होती है। इससे संबंधित आप लोग को जब ये हिरने का लाल कलर की मछली होगी और यह पारदर्शी होती है, ध्यान रखिएगा पारदर्शी मछली होती है, तो इसलिए बहुत ही सुनहरी मछली है। इसको पहली बार दुर्लभ रूप से पाई गई है। अब फ्रेश वाटर की मछली है, यह दूषित पानी में नहीं जीवित रह पाती है, तो सबसे इम्पोर्टेंट मछली का, इसलिए इसे विश्व विरासत जैव विरासत सूची में शामिल किया गया। अम्बोली को राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम जो बोर्ड है SBBB जो है, पूरे भारत में लगभग 31,574 जैविक प्रबंधन समितियों के तहत सभी राज्यों में बनाए गए हैं। तो समझ लीजिए जो जैव विविधता बोर्ड है वो आप लोग को जो इस फॉर्मेट पर काम करती है जैव विरासत के संबंधित, तो 31,574 जैविक प्रबंधन समितियों के साथ यह कार्य करती है। प्रत्येक स्थानीय निकाय के साथ यह जुड़ा हुआ है। तो आप लोग से प्रश्न पूछ सकता है मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे हैं, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। तो ये सब आप लोग को प्रश्न पूछ सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, दूसरा प्रश्न है, आप लोग चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को रेफर जरूर कीजिए, ताकि युक्ति आई जिस प्लेटफॉर्म जिस उद्देश्य से आपके सामने आया, एग्जाम ओरिएंटेड बातें करनी आई है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेनेशन को आप लोगों को देने आया है, तो इस उद्देश्य की पूर्ति हो सके और जो हमारा टारगेट तय किए हैं उसे जल्द से प्राप्त करने में आप लोगों का सहयोग जल्द से जल्द हमें प्राप्त हो। तो आप लोग सभी मित्र, हमारे जो लिसनर है, व्यूअर है, सभी लोग इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों से अपने दोस्तों को रेफर कीजिए। चलिए दूसरा प्रश्न है आज के सीरीज का, तेलंगाना के किस जिले में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट स्थापित किया गया। यह प्रश्न आप लोग के VVI है, तो आप लोग को यह प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन क्या है, हैदराबाद, पेद्दापल्ली, आदिलाबाद या जागित्याल। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पेद्दापल्ली है। आपको इसमें आप लोगों को सबसे बड़ा एशिया भारत का सबसे बड़ा
सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है और यह जल्द ही पूरा होने की संभावना है। चलिए, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट तेलंगाना के, आप लोग को देखिएगा, तेलंगाना आप लोग को राज्य पूछ सकता है तो ये ध्यान में रखना है, तेलंगाना भी ध्यान में रखना है। तो तेलंगाना के पेदापल्ली जिले में रामागुंडम में स्थापित किया गया है। तो ये सब नाम आप लोग को याद रखना है। और क्योंकि यह जो हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है स्वच्छ ऊर्जा के संबंध में, यह बहुत बेहतर प्रयास है। मई 2021 में इसे खोला गया है। तो मई 2021 के संदर्भ में और भी इसमें परियोजनाएं कार्य चल रही है। तो अंतिम रूप से यह परियोजना इस वर्ष के लास्ट तक हो जाएगा। हालांकि यह चालू हो चुका है, यह परियोजना, ध्यान रखिए, इससे बिजली आपूर्ति की जा रही है, पर फाइनल स्टेज में कुछ वर्क बचा हुआ है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। इसकी लागत कम से कम है आपको 423 करोड़ रुपये आकी गई है। और पावर प्लांट इसका जो 4.5 लाख फोटो वोल्टिक पैनल के रूप में सोलर पैनल इसमें स्थापित किया जाएगा। मुख्य विशेषता क्या है? सौर ऊर्जा जो संयंत्र है रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट जलाशय में स्थापित है। ध्यान रखिएगा, यह जलाशय में स्थापित आप लोगों को यह प्लांट है। इसे सौर ऊर्जा संयंत्र के जलाशय में लगभग 450 एकड़ में स्थापित किया गया। यह एनटीपीसी की परियोजना है, जो हम लोग का पीसीयू जो महारत्न कंपनी है उसके द्वारा यह किया गया है। लक्ष्य क्या है? एनटीपीसी सौर ऊर्जा संयंत्र में अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना और अपने क्षमता के 30% हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाना एनटीपीसी का लक्ष्य है। कार्बन फुटप्रिंट वो होता है जो हम अधिक से अधिक कार्बन को बचाने का एक टेक्निक डेवलप कर रहे हैं, जिससे संबंधित चीज़ों को हम लोग देखते हैं। चलिए, सौर ऊर्जा क्षमता कितना? 100 मेगावाट। अब तेलंगाना के राजधानी सभी लोग जानते हैं हैदराबाद है। नेक्स्ट है तेलंगाना के राज्यपाल जो है तमिलसाई सुंदरराजन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। तो आप लोग को ये सब चीज़ें ध्यान रखना है, आप लोगों को प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है क्योंकि स्वच्छ ऊर्जा के नए नए कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहे हैं, तो उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो निम्नलिखित में से भारत की प्रथम फ्लोटिंग LNG जो देखिए LNG स्टोरेज एंड रेग्रिफिकेशन यूनिट की शुरुआत कहाँ से हुई? हैदराबाद, कर्नाटक, महाराष्ट्र, चेन्नई या ऑप्शन ई? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में शुरू की गई है। यह क्या होता है? यह डबल वाइड मेंटल LNG टैंक होता है, जिसमें LNG इनर टैंक के रूप में होता है। उसके बाहरी आवरण आपको आउटर टैंक इंसुलेशन किया जाता है। इसमें कोल्ड रेस्टोरेंट से रेफिल्स रहता है इसमें कोल्ड करने का। उसके बाद जो चीज़ें हैं नेक्स्ट फॉर्मेट पर आप लोगों को इसी रूप में आउटर रूफ, बहुत से इसका प्रोग्राम है इस रूप से, पर ध्यान रखिएगा इसको बनाने के लिए बस LNG का पार्ट ये होता है, पर बनाने का बाहरी ढांचा बहुत ही मजबूत होता है। इन सब चीज़ें बेस स्लैब ये सब चीज़ें आंकड़े दिए हुए हैं, ये सब चीज़ें देख सकते हैं आप लोग। समझने के लिए बात दी गई है कि ये किस रूप से ये कार्य करता है, यह आप लोग को इस रूप से प्रश्न पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न का कोई भी रूप हो सकता है। जिसका स्टोरेज डेवलप महाराष्ट्र में की गई है। देखिए महाराष्ट्र में इसके संबंध में ज़्यादा जानकारी नहीं चाहिए, बस चाहिए कि कहाँ शुरू किया गया, वन लाइनर प्रश्न है। तो आप लोग इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न यह है, क्या भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीबी मुक्त घोषित किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। टीबी मुक्त घोषित होने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दिए गए प्रश्न में दिल्ली है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, पांडिचेरी, लक्षद्वीप या उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक या अधिक है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। लक्षद्वीप में आप लोगों को यह लक्षद्वीप ने यह हासिल किया है। साथ में जम्मू कश्मीर का एक जगह है, उसने भी टीबी मुक्त होने का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त कर लिया है। तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर का बडगाम टाउन, याद रखिएगा, बडगाम टाउन टीबी मुक्त घोषित हो गया है। और यह कौन घोषणा की थी? अभी वर्तमान में कौन है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री? आप लोग बताइए। बार बार मैं करंट अफेयर्स में सब्जेक्टिव में इसकी चर्चा करता, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए वर्तमान में स्वास्थ्य केंद्रीय मंत्री कौन है और उस समय जो इनकी घोषणा कौन किया था, ये आप लोग से प्रश्न पूछ सकता है। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के द्वारा किया गया इसकी घोषणा। और हर्षवर्धन सिंह वर्तमान में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था में कार्य कर रहे हैं या कर चुके हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए।
तो आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसकी घोषणा क्या है? भारत 2025 तक टीबी मुक्त घोषित करने का लक्ष्य रखा है। तो प्रश्न ये अभी पूछ सकता है, यह प्रश्न पीसीएस लेवल पर बहुत प्रश्न पूछा जाता है इस प्रकार के प्रश्न, कब तक टीबी मुक्त लक्ष्य है? तो वर्ष 2025 तक भारत ने लक्ष्य रखा है टीबी मुक्त होने का। अब भारत विश्व का सबसे बड़ा टीबी मुक्त केंद्र है, तो आप लोग ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा, ये सब डाटा आप लोग से पूछ सकता है। स्वास्थ्य मंत्री और डब्ल्यूएचओ ने दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के निदेशक और उनके अधिकारियों से देश में टीबी उन्मूलन का विश्व स्वास्थ्य संगठन माध्यम से 2025 तक टीबी खत्म करने का अभियान चला रहा है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस संस्था द्वारा आप लोग को यह अभियान चलाया जाए, तो यह डब्ल्यूएचओ के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय जो एजेंसी है उसके द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 5वें नंबर प्रश्न पर। क्वेश्चन आ गया, आंसर आप लोग दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, एक्टिव मोड में रहिए, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को रेफर करते रहिए, व्हाट्सएप स्टेटस ग्रुप में सभी जगह हमारे चैनल को शेयर कीजिए। बिना कॉपरेट हम लोग बेहतर तरीके से नहीं आगे आ सकते हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आप लोग हमें कॉपरेट कीजिए। चलिए 5वां प्रश्न क्या है? स्वामित्व योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से कब की गई है? देखिए, हालांकि 2020 का यह आंकड़ा है, पर वर्तमान समय में 2022 में इसकी चर्चा हाल ही में हुई है, इसलिए इन प्रश्न को शामिल किया गया है। स्वामित्व योजना के संदर्भ में कुछ डाटा पीआईबी ने अपडेट किया था कुछ दिन पहले, इसलिए इस क्वेश्चन को शामिल किया। हो सकता है इससे प्रश्न आपको पूछ दे, तो आप लोग मिस मत हो जाइएगा। स्वामित्व योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है भारत सरकार की। तो यह कब किया गया है? 20 अप्रैल 2020 को, 21 अप्रैल 2020 को, 24 अप्रैल 2020 को, 28 अप्रैल 2020 को, या ऑप्शन ई उपयुक्त कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 अप्रैल 2020 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस योजना को कि हाल ही में अपडेट किया है, पीआईबी ने कुछ डाटा इससे रिलीज किया था इसके द्वारा इस योजना से संबंधित। तो आप लोग चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अब इसलिए इस योजना की शुरुआत कौन की है? इस प्रकार की योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान के प्रधानमंत्री। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ये व्यक्ति के रूप में कितने क्रम से है और पद के अनुसार कितने क्रम के प्रधानमंत्री भारत के पीएम है। तो दोनों स्तर से आप लोग बताइए। इस प्रकार के प्रश्न आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है। जब राष्ट्रपति के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है तो जरूर हो सकता है आप लोग को प्रधानमंत्री के संदर्भ में भी प्रश्न पूछ सकता है। इस सब चीज़ों को छोड़िए मत। 24 अप्रैल 2020 को पीएम स्वामित्व योजना 2021 की घोषणा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या था? नागरिकों का उनका मालिकाना हक दिलाना, और इस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड विवरण शुरुआत किया गया था। 2021 से 25 के दौरान लगभग 6 लाख गाँवों को इस योजना में शामिल करना। तो आंकड़ा भी याद रखिएगा, 2021-25 के बीच में कितना है? 6 लाख गाँवों को इस योजना से जोड़ने का प्रयास है। तो ये क्या है योजना? ये देखिए पीआईबी का संबंधित माय गवर्नमेंट ऐप का दिया हुआ डाटा कुछ रिलीज हुआ था। तो इसे हम लोग पहले 11 अक्टूबर 2020 को रिलीज किया गया था, उससे संबंधित डाटा को हम लोग देख लेंगे। हाल ही में फिर पीआईबी ने कुछ अपडेट किया था, इसे बस डाटा दिया, इसलिए मैं इसको शामिल किया हूँ। स्वामित्व योजना क्या है? सबसे पहले पंचायती राज से संबंधित है। तो पंचायती राज का लोगो क्या है? देखिए उत्तराखंड में लोगो पूछा है, तो आप लोग लोगो जरूर याद रखिएगा। पंचायती राज का क्या लोगो है? सशक्त पंचायत से ही होगा सशक्त भारत का निर्माण, इसका टैगलाइन है स्वामित्व भारत योजना का। भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण या डिजिटलाइजेशन के संदर्भ में यह योजना है। ग्रामीण क्षेत्रों का सशक्तिकरण करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड जारी किया गया है। तो यह क्या क्या 3 तो पहले ऐसे ही बता दिया गया। डिजिटलीकरण करना है, ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्तिकरण करना, संपत्ति कार्ड विवरण करना है। 2020-21 के दौरान ड्रोन का उपयोग कर हरियाणा, उत्तराखंड, जो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, लगभग 1 लाख गाँव का संपत्ति कार्ड सर्वेक्षण किया गया है 2020-21 में। तो ये राज्यों का याद रखिएगा नाम: हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, कर्नाटक। नेक्स्ट है 6 राज्यों में लगभग 773 जो गांव है उसमें 1 लाख संपत्ति मालिक को अपनी संपत्ति का कार्ड मिलेगा। फिर संपत्ति कर निर्धारण और वित्तीय संस्थाओं को संपत्ति ऋण का लाभ मिलेगा। वित्तीय संस्थान से ऋण भी ले सकते, उससे संबंधित चीज़ों को लेकर इस योजना लाभार्थी, ये तो आप लोगों को याद रखना है। फिर ग्रामीण विकास जो पंचायती राज है कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। और वर्तमान में ये कौन पद पर है? वर्तमान में कौन पद पर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। हाल में बहुत बार चर्चा में ये रहे हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट है
देखिए आगे की राह क्या है इसके संदर्भ में। अप्रैल जो 2020 और मार्च 24 के बीच कितने दाना है, आप लोगों को जो 6.2 लाख गाँव को कवर किया जाएगा। के संदर्भ में देश में लगभग 300 से नियमित परिचालन स्टेशन स्थापित किया जाएगा। ड्रोन तकनीक और CORDS द्वारा आवासीय भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा डिजिटलाइजेशन के रूप में। ये सब चीज़ें आप लोग को याद रखना है। कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, गवर्नमेंट सरकार। इसका लोगो जरूर याद रखिएगा, लोगो जरूर पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 6ठा नंबर प्रश्न। फटाफट आगे बढ़ते हैं, आप लोग आंसर देते रहिए एक्टिव मोड में। भारत के किस शहर में प्रथम वर्टिकल फॉरेस्ट टावर, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में, पर्यावरण के संदर्भ की दिशा में, कार्बन को कम करने के दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास भारत सरकार में एक स्टेट के द्वारा लिया गया है, तो वो कौन सा है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। टावर का निर्माण कहाँ गया, महाराष्ट्र में किया गया, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन आपका इसका डी होना चाहिए। बेंगलुरु में ये किया गया है। हाँ, बेंगलुरु में ही किया गया। मैं भी थोड़ा मिस कर रहा था, हो जाता है कभी कभी, मैं भी तो एक ह्यूमन एरर है, कुछ चीज़ें छूट जाता है। चलिए ऑप्शन बेंगलुरु में है। कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत का प्रथम वर्टिकल फॉरेस्ट अपार्टमेंट बनाया गया है। ऐसा अपार्टमेंट बनेगा जिसके बालकोनी या उसके शीर्ष में उसके पौधे रोपे रहेंगे, पौधा रोपा जाएगा। आप लोग हाईवे पर चलते होंगे तो देखते होंगे, हाईवे के दीवार पिलर होता है, उस पर प्लांटेशन किया जाता है जिससे कि कार्बन उत्सर्जन जो हो रहा है उसको शोषित किया जाए। देखते होंगे हाईवे पर चलते होंगे तो दोनों हाईवे के बीच में फूल लगा रहता है। ये हाईवे है आप लोगों का, और इसके बीच आप लोगों को पौधा फूल लगा रहता है। उसका कारण रीज़न उसके पीछे 2-3 रीज़न होता है। एक लाइट विजुअल को, रात में लाइट विजुअल को समाप्त करने के लिए। दूसरा है कि पर्यावरण जो दूषित हो रहा है, प्रदूषण जो हाईवे पर होगा उसको शोषित करने के लिए भी यह काम किया जाता है। तो इसलिए इसी को कॉन्सेप्ट को वर्टिकल फॉरेस्ट में भी अपनाया जा रहा है कि जगह की कमी पड़ रही है तो हम लोग बालकोनी में वैसे प्लांट को डेवलप करें जो कार्बन का उत्सर्जन बहुत बेहतर करता है उन पौधों के द्वारा। तो यह देखिए कहाँ किया गया, सरजापुर मेन रोड पर माना फॉरेस्ट के नाम से यह 14 मंजिला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर होगा। अभी पिक्चर में जस्ट मैं आपको दिखाऊंगा। वनस्पति विज्ञान के संदर्भ में सब चीज़ें याद रखिएगा। मल्टी स्टोरी टावर यह होगा। माना फॉरेस्ट एक ऐसा आवासीय जो मल्टी स्टोरी टावर है जो पत्तों, झाड़ियों और पेड़ों के लताओं से सुसज्जित होगा। तो ये मैं जस्ट आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मैं आप लोग जैसे मेरे टावर आप बालकोनी में, छत पर, जहाँ स्पेस होगा वहाँ पर इस प्रकार के पौधे, झाड़ियों, पेड़ों और पत्तियों को रोपा जाएगा जो कार्बन का उत्सर्जन कर सके। माना फॉरेस्ट जो है अपार्टमेंट, इस सोच को बनाया जाए इंसान और प्रकृति को एक बार फिर से ऐसा नहीं कि पहली बार भारत में यह कॉन्सेप्ट आया है। इससे पहले एशिया में चीन के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा जो वर्टिकल फॉरेस्ट अपार्टमेंट है जो 3000 फ्लैटों का है। समझ लीजिए, ध्यान रखिएगा, 3000 फ्लैट उसमें है, तो इसके द्वारा किया जा चुका है। देखिए आपको पिक्चर में ये देखने को मिलेगा। यह है माना आपका जो इन बेंगलुरु में स्थापित किया जाए। देखिए इसके बालकोनी में ऐसे ऐसे प्लांट रोपे गए हैं जिससे कार्बन उत्सर्जन जो होगा उसको कम, कार्बन का उत्सर्जन करे और जो CO2 की मात्रा है, जो प्रदूषण है, उसे कम किया जा सके। क्योंकि शहरों में स्पेस की कमी होती है, हम पेड़ अधिक मात्रा में नहीं रोप पाते हैं क्योंकि वहाँ पर नगरीकरण होता है, नगरीय सुविधाएं दी जाती है। और यह देखिए जीवन का यह पाठ है, विकास का यह क्रम है। जहाँ पर अधिक शहरीकरण होगा वहाँ पेड़ पौधों की कमी होगी, वहाँ नए विकल्प हमें ढूंढने पड़ते हैं। तो नए विकल्प के तौर पर यह कॉन्सेप्ट है, तो यह प्रश्न आ सकता है। और यह एशिया, देखिए चीन के नानजिंग, याद रखिएगा, बने वर्टिकल फॉरेस्ट जंगल जिसे बोलते हैं, यह एशिया का प्रथम और विश्व का सबसे बड़ा यह वर्टिकल फॉरेस्ट है जहाँ 3000 से अधिक फ्लैट अवेलेबल है। इसका देखिए, ये जब जूम करके देखिएगा, इसे गूगल पर सर्च कीजिएगा आप लोग जरूर, तो इसके अपार्टमेंट की खूबसूरती नज़र आएगी। यहाँ पर तो स्पेस कम है तो इसलिए मैं इसे इस रूप से दिखने को मिल रहा है। पर इसे जब गूगल पर सर्च करके ओरिजिनल इसका अपार्टमेंट का जब लुक देखिएगा तो यह बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतर विकल्प हमें दे रहा है पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में। तो इस प्रकार के कार्य अब बेहतर तरीके के नगरीकरण क्षेत्रों में किया जाना, अनिवार्य किया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए कार्बन का स्तर बहुत ही
बहुत ही बुरी स्थिति में पहुंच चुका है। जो हम लोग बात करते हैं 1.5 का 1.3 का डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान को रोकना है, तो वो बहुत से विकल्प को साथ में लेकर चलने से ही होगा। केवल हम उन पौधारोपण, जंगलों में पौधारोपण या खाली स्पेस में पौधारोपण से ही नहीं होगा। हम उन क्षेत्रों को विकसित करें जहाँ पर विकल्प नहीं है, बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार के कार्य आप हम लोग सभी लोगों को करना होगा। और जो भी अपार्टमेंट है वहाँ अनिवार्य जरूर ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि अधिक दोहन जंगलों का इन्हीं संदर्भों में होता है, नगरीकरण संदर्भों में होता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न क्या है? 7वां नंबर प्रश्न है, रोपेक्स जेटी परियोजना की मंजूरी किस राज्य सरकार के द्वारा दी गई है? असम, तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए बहुत ही रोपेक्स जेटी परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। यह उड़ीसा सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा दिया गया। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये प्रश्न आप लोग को जरूर देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो एग्जाम हॉल तक कैरी करेगा। बहुत से प्रश्न आप लोग को बहुत जगह पढ़े होंगे जो नहीं मिल रहा होगा यहाँ पर उन प्रश्नों पर बल दिया कि एग्जाम हॉल तक कैरी करें। यहाँ संख्या बढ़ाना नहीं है, हमें एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करना है। हम कम से कम संख्या में आप लोग को अधिक वैल्यूबल टॉपिक को कवर कर सके, जो एग्जाम हॉल तक कैरी कर जाए और आपका पीटी कम से कम तो नहीं रुके। क्या मेंस में हम लोग बेहतर तरीके से काम करेंगे, मेंस फिर नहीं रुकना चाहिए। और फाइनली इंटरव्यू में वो अलग कॉन्सेप्ट है, उस पर हम लोग अलग तरीके से बात करेंगे। पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय उड़ीसा के द्वारा भद्रक जिले में, याद रखिएगा कहाँ पर, कन्नी नली के और केंद्रपाड़ा, नाम याद रखिए, केंद्रपाड़ा हमेशा चर्चा में रहता है। धामर नदी याद रखिएगा, धामरा नदी आप लोग को, या धामर भी इसके बोला जाता है, धामर या धामरा नदी पर 110 करोड़ रुपए की लागत से रोपेक्स जेटी परियोजना को मंजूरी दी है, जो जल परियोजना के माध्यम के पश्चात सड़क मार्ग से 200 किलोमीटर की दूरी को कम कर देगा। जैसे रोपवे कॉन्सेप्ट था गुजरात में, वैसे यहाँ पर भी आप लोगों को रोपेक्स जेटी परियोजना के रूप में काम कर रहा है। तो देखिए किस प्रकार से काम करेगा। पिक्चर हालांकि डिजिटल मोड में नहीं था, तो इसलिए इसे मैं इस रूप से दे दिया हूँ। थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा आप लोग, कभी कभी हो जाता है पिक्चर ही नहीं मिलता है। बे ऑफ बंगाल में है यह, आपको देख सकते हैं उड़ीसा। यह दो क्षेत्रों को जोड़ने के लिए यहाँ से जाना पड़ता था, पर इस पॉइंट से इस पॉइंट को जाने के लिए समुद्री मार्ग का परिवहन करना पड़ेगा, किया जाएगा, जिसको हम लोग जो यह सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत उड़ीसा में वाटर वे कॉन्सेप्ट लाया गया है, जो रोड रोपेक्स जो है इसके संदर्भ में आप लोग को ध्यान रखना है। ये प्रश्न आप लोगों को पूछा जा सकता है किस परियोजना के तहत, सागर माला परियोजना के तहत। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए सागर माला परियोजना जो है वृहद परियोजना, उसमें बहुत से सब पार्ट जुड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं सोचिएगा आप लोग कि सागर माला केवल सागर के तटीय क्षेत्रों को जोड़ने के लिए केवल हम मार्ग दे रहे हैं। इसके तहत बहुत से वैसे भी काम किए जा रहे हैं जो उससे जुड़े क्षेत्रों को कनेक्ट है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना है। चलिए 8वां नंबर प्रश्न है, आप लोग चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। संख्या जो 10,000 का टारगेट हम लोग रखे हैं उससे जल्द से जल्द पूरा करने में हमारा सहायता कीजिए। आप लोग रेफर करते रहिए, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप स्टेटस, व्हाट्सएप ग्रुप और जितने फेसबुक ग्रुप है सभी जगह शेयर कर सकते हैं। इतना तो कोऑपरेट आप लोग कर सकते हैं। हम लोग जब इतने बेहतर तरीके से आप लोग को इस आधार पर कोऑपरेट कर रहे हैं जो एग्ज़ाम हॉल तक कैरी कर जाए, इन सब चीज़ों को आप लोग भी करना चाहिए। सभी एक दूसरे से, यहाँ हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, ध्यान रखिएगा, सामाजिक प्राणी हैं, सब एक दूसरे से अंतर संबंध लोगों के बीच जुड़ा रहता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, तो संबंध को बेहतर बनाइए। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने नाबार्ड के सहयोग से भारत के किस शहर में पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र, तो मैं कितनी बार आप लोग को बोला हूँ, जब भी फर्स्ट होगा राज्य में, जिला, पहले जिला में, राज्य में, देश में या विदेश में, तो यह प्रश्न सबसे पहले पूछ सकता है आप लोगों को। तो यह भारत में पहला ऐसा सुविधा, कृषि निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है। यह नासिक, देखिए हालांकि गलत लिखा गया तो ऐसे होगा नासिक, कुछ नहीं, एरर होता है, बहुत कम एरर हो जाता है, पर प्रयास है वो समाप्त हो जाएगा, अपने टेक्निकल टीम को बोलेंगे।
तो पहला नासिक है, नागपुर है, औरंगाबाद है, पुणे है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन पुणे में यह स्थापित किया गया है, या पूना, इस तरह आप लोग को ध्यान रखना है, पूना में स्थापित किया गया है। ई तो इस बार शामिल नहीं है, अगला बार में जरूर शामिल हो सकता है। क्या है? महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर के द्वारा, MCCIA के द्वारा, आप लोग को इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। ये आप लोग को फुल फॉर्म में से पूछ भी सकता है। पुणे में भारत का पहला या प्रथम कृषि निर्यात सुविधा केंद्र शुरू किया गया है, जो नाबार्ड के भागीदारी। नाबार्ड के संबंध में कितनी बार ही हम लोगों ने चर्चा किया है, तो इन सबको देख लीजिएगा आप लोग। इसका उद्देश्य क्या है? कृषि निर्यात को बढ़ावा देना है, वैश्विक मानकों का पालन करना है, वैश्विक निर्यात को भी बढ़ावा देना है। इसके संदर्भ में कृषि खाद्य निर्यात की क्षमता निर्माण मंच को स्थापित करना के रूप में काम करेगा यह। तो मुख्यतः कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि निर्यात सुविधा केंद्र की स्थापना महाराष्ट्र के पुणे जिले में किया गया है। चलिए हम लोग अगला बात करते हैं। 9वां प्रश्न क्या है? आ रहा है, थोड़ा स्लो हो जाता है कभी कभी चीजें। चलिए, निम्नलिखित में से आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार स्मार्ट सिटी मिशन क्रियान्वयन के लिए किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए, इस प्रकार के जब प्रश्न होंगे जहां वर्ष का चर्चा ना हो, तो ध्यान रखना है, बहुत ही बेहतर तरीके से आंसर को देना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा फिल्म में बह जाइएगा कि 2021 में कौन था, 2022 में कौन था, 2020 में कौन था। ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन के अनुसार आंसर को देना है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष नहीं दिया। अगर स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम सॉरी रैंकिंग रिपोर्ट 2020 कर देता तो आसानी से पकड़ा जाता, 21 देता तो आसानी से हम लोग दे सकते थे, 22 रहता तो आसानी से हम लोग दे सकते थे। तो आप लोग को इस प्रकार का जब दे दे तो ऑप्शन के अनुसार ही हम लोग देख सकते हैं कि इसमें झारखंड, राजस्थान है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है। किसे दिया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन कि झारखंड को दिया गया है यह पुरस्कार, क्योंकि प्रथम पुरस्कार इन राज्यों को किसी को नहीं मिला है। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं। चलिए, ऑप्शन क्या है देख लीजिए। शहरी आवास और शहरी मंगल जारी रिपोर्ट, यह 2021 का रिपोर्ट है। स्मार्ट सिटी मिशन क्रियान्वयन के लिए झारखंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जबकि राजस्थान को द्वितीय प्राप्त हुआ। तो सेकेंड कौन है, ये भी पूछ सकता है। भारत में वर्तमान में जनसंख्या 31% शहरों में बसता है। यह PIB का डाटा, इधर उधर का डाटा कहीं हो आप लोग उसे करेक्शन जरूर कर लीजिएगा। यह PIB का डाटा दिया हुआ है। 31% जो है शहरों में बसता है, निवास करता है। यह शहरी जो मंत्री हरदीप सिंह पुरी थे उनके द्वारा डाटा दिया गया था, जो सकल घरेलू उत्पाद में 63% 2011 जनगणना के अनुसार योगदान करते हैं। ऐसी उम्मीद है कि वर्ष 2030 तक शहरी क्षेत्रों में भारत की आबादी 40% होगा, और इसका घरेलू उत्पाद में जो होगा GDP में कितना योगदान बढ़ जाएगा, 75%। तो अगले जो हम लोग अभी 22 में चल रहे हैं, अगले 8 साल में हम लोग आबादी कितनी हो जाएगी, शहरी आबादी की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, शहरी क्षेत्रों की आबादी की बात हो रही है, 40% हो जाएगी। वर्तमान में 31% है, अगले 8 साल में 9% की वृद्धि हो जाएगी। और उसके बाद देखिए 63% वर्तमान योगदान है GDP में, उस समय बढ़कर 75% हो जाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। स्मार्ट सिटी मिशन क्या है? यह कम से कम एक स्मार्ट समाधान शहर भर में लागू किया जाएगा, इस पूरे शहर में। साथ ही कदम दर कदम विकास क्षेत्रों के आधार पर 3 मॉडल प्रस्तुत किया गया। रेट्रोफिटिंग किया गया, पूर्ण विकास किया गया, हरित क्षेत्र को विकास करना। ये 3 तो मॉडल अपनाया ही जाएगा, बाकी बहुत सी चीज़ें हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं इस मिशन के तहत क्या है। 100 शहरों स्मार्ट शहरों का चयन किया जाएगा, शामिल किया जाएगा अगले 5 वर्ष अर्थात 2015-16 से लेकर 19-20। तो यह समाप्त हो चुका है, इस शहरों की लिस्ट 2020 में ही। इसके संदर्भ में कुछ चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है, इसलिए इसे पूछा गया था। रैंकिंग जब आ जाता है तो मिशन के बाद शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, इसका मूल्यांकन किया जा रहा है। और साथ में 50% का जो 50% का जो अनुदान होता है वो कौन देगा? शहरी राज्य भारत सरकार, और केंद्र शासित वैधानिक शहरों की संख्या में बराबर वजन दिया गया है। इसके संदर्भ में आप लोगों को याद रखना है। इसका धन जो वितरण फार्मूला है, इसका इस्तेमाल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के अटल मिशन अमृत के तहत धनराशि आवंटन करने के लिए भी किया जा सकता है। तो देखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग को प्रश्न पूछ सकता है कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत किस मिशन में इसके धन को आवंटित या उसके वहन किया जा सकता है। तो अटल मिशन अमृत योजना के तहत। चलिए, स्मार्ट सिटी जो है
आप लोग को इसके संदर्भ में पीआईबी का डाटा है, जो सेंट्रल असाइनमेंट है लगभग आप लोग को कितना 48,000 करोड़ है। नंबर ऑफ सिटी कितना है, 100 सिटी है। नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कितना है, 5151 आपको इसके तहत प्रोजेक्ट होगा। लगभग इसमें क्या स्मार्ट जो प्रपोजल जो है 2.5 लाख के आसपास है। इसके बाद नंबर ऑफ राउंड सिलेक्शन कितना है, 4 है। तो ये आप लोगों को पीआई स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। यहाँ कुछ चीज़ें हैं याद रखिएगा। एरिया बेस्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कितना है, 80%। तो आप लोगों को प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत एरिया बेस्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कितना है, 80% है। पेन सिटी इन्वेटेड कितना है, 20%। अर्थात शहरी जो क्षेत्र होगा, मान लिया स्मार्ट जो भारत में बिहार की बात करते हैं पटना है, तो पटना के जो पेन क्षेत्र होंगे उसके लिए 20% आवंटन किया जाएगा और शेष 80% जो खर्चा होगा वो पटना के विकास के लिए होगा। तो एरिया बेस्ड डेवलपमेंट 80 है। और आप लोग पेन सिटी इन्वेस्टमेंट जो होगा उसमें 20% किया जाएगा। स्मार्ट सिटी जो है टोटल कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है, आप लोग को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 2,05,018 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट असाइनमेंट है। तो आप लोग को ध्यान रखना, जिसमें आप लोग को कुछ निजी क्षेत्र से भी इन्वेस्टमेंट लिया जा रहा है। फिर 48,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज कर दी है डाटा, तो इसके संदर्भ में ध्यान रखना। ये सब प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो इन सब चीज़ों से लेकर आप लोग को प्रश्न बना। लास्ट प्रश्न आज का है, नेक्स्ट हम लोग जल्द ही शाम या कल सुबह तक मिलेंगे। अगले जो 11 से लेकर जो 20 प्रश्न होगा उसे हम लोग लेकर जल्द ही इस वीक के जो ये संडे नहीं, इस संडे से आज से लेकर सैटरडे से लेकर नेक्स्ट जो संडे आने वाला है इस तक टोटल जो करंट अफेयर्स का सीरीज है उसे समाप्त कर देने का लक्ष्य रहेगा। और उसके बाद एक बार मर्ज करके सारे करंट को आप लोग को दे दिया जाएगा, 3 घंटे 4 घंटे का जो होगा। फास्ट फॉरवर्ड में आप लोग को देख लेना है, यहाँ पर चीज़ें समझनी नहीं है उस समय, उसमें फास्ट फॉरवर्ड में आप लोग को चीज़ों को समझ लेना है, बस रिकॉल कर लेना है उन चीज़ों को। तो जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हासिल किया, तेलंगाना, अंडमान निकोबार, पांडिचेरी या तमिलनाडु, कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, पुदुचेरी के द्वारा यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। गाँव में बहुत से और भी कार्य हो रहे हैं और क्षेत्रों में इससे संबंधित डाटा है, आप लोग को देख लेना है। क्या यह पाइप लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। जल जीवन मिशन परिकल्पना क्या है, ग्रामीण भारत के सभी घरों में 2024 तक अभी 2 साल और बचा हुआ है, इसलिए यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है, यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। इन सब चीज़ों को छोड़ना नहीं है, पूछा जा सकता है। तो इसी के तहत यह बहुत ही बेहतर योजना है। जल संरक्षण का भी काम इसमें किया जा रहा है, स्वच्छ जल को पहुंचाने का भी कॉन्सेप्ट है इसमें क्या प्रत्येक परिवार को इससे आप लोगों को यह दिया जाएगा, जो प्रत्येक परिवार को इससे जोड़ा जाएगा, टैप कनेक्शन दिया जाएगा इसके संदर्भित में। और जो प्रभावित क्षेत्र, गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र है, सूखा प्रबंधन था, जो सूखा से प्रभावित क्षेत्र, रेगिस्तान क्षेत्रों, गांव, सांसद आदर्श ग्राम योजना, गांव आदि को इसके प्रधानतः प्राथमिकता देना है। तो प्रश्न यहाँ से पूछ सकता आप लोग से। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है कि यह योजना किन किन मुख्य रूप से किस पर प्रतिबिंबित है या किन को ध्यान में रख कर बनाया गया है। तो ये सब चीज़ें आप लोग को प्रश्न में पूछ सकता है। तो आज का जो वीडियो था इतना ही था। नेक्स्ट हम लोग जल्द ही आपसे मिलेंगे, तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। और जो बेहतर प्रयास युक्ति है इसके द्वारा किया जा रहा है, और भी हम लोग बेहतर तरीके से आने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग जब तक हमें सपोर्ट नहीं कीजिएगा, 10,000 का सब्सक्राइबर जो लक्ष्य है जल्द से जल्द पूरा कर रही है, आप लोग हमें कोऑपरेट कीजिए ताकि हम लोग बेहतर एग्जाम ओरिएंट आप लोगों को चीज़ों को दे सके। अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, पीटी और मेंस के लिए तो कम से कम नहीं पढ़ना है। पीटी में आपको 110 नंबर बीपीएससी में लाना है, तो उसके लिए एग्जाम ओरिएंट तैयारी करनी होती है, साइंटिफिक तरीके से तैयारी करनी होती है, और कम से कम में अधिक आउटपुट निकालने का प्रयास कीजिए, तो आप लोग अधिक तरीके से आप लोग का सिलेक्शन होगा। उसके बाद हम लोग और भी बेहतर तरीके से मेंस में जुड़ेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए, रेफ़र करते रहिए, अपने दोस्तों को रेफ़र करते रहिए, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप स्टेटस जहाँ भी हो आप लोगों को, तो आप लोग हमें शेयर करके इससे सपोर्ट कर सकते हैं। तो आगे बढ़िए। थैंक्स फॉर वाचिंग। हम लोग जल्द ही आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो आप लोग को 11 से लेकर
20 तक है, उसी पर हम चर्चा करेंगे, करेंट महत्वपूर्ण पर। उसके बाद आज लूसेंट बूस्टर का सीरीज इवनिंग में आ जाएगा, तो तब तक के लिए हम लोग आप लोग से कुछ समय के लिए दूर होते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।